हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो सेशन में क्लास 10th वास्तविक संख्या के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को टाइप वाइज पढ़ेंगे और सभी टाइप से हम एक एक प्रश्न बताने वाले हैं और जितने सारे टाइप में जो सारे सवाल है वो सारे सवाल को आप बनाएंगे। मात्र हम एक सवाल बताएंगे, ठीक है। एक से या दो बता सकते हैं, किसी किसी टाइप में हो सकता है कि दो बताएंगे, लेकिन आपको खुद से सारा सवाल करना है और उसका उत्तर का मिलान जो है ना, आप गाइड और गणित के सहायता से आप करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम गाइड और गणित से दिए हैं, ठीक है। अगर आपका उत्तर वहाँ से नहीं मिलता है तो आप हमको कमेंट करेंगे, आपको हम उत्तर यहाँ से मतलब दे देंगे कमेंट में, ठीक है। आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि अगर आप इस सारे टाइप के सारे क्वेश्चन को कर लेते हैं, यानी सभी टाइप के सभी प्रश्न को आप अच्छे से कर लेते हैं, तो एग्जाम में आपको इस टाइप से बाहर क्वेश्चन नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। नहीं रहेगा यानी, तो आप ऐसे समझिए, इस बात को वादा नहीं समझिए, पर मान के चलिए बाधा से कम नहीं है। मतलब इतना समझिए आप कि इससे आप एग्जाम दे के आएंगे ना, आप एग्जाम देने के बाद आकर के आप इस क्वेश्चन टाइप के, यानी क्वेश्चन के जितने भी टाइप के सारे क्वेश्चंस रहेगा उस टाइप को आप मिलाएंगे और देखिए कि आपको क्वेश्चंस आया है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस टाइप को, पहला प्रश्न को हम देखते हैं। पहला टाइप का पहला प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर 960 और 432 का मसा निकाले, ठीक है। तो यहाँ पे मसा निकालना है। मसा मसा हम लोग बचपन में पढ़े हुए हैं, पर बचपन में जो पढ़े हुए हैं उस विधि से मसा नहीं मतलब निकालना है उसी विधि से, पर सेट करना है भाग एल्गोरिदम। यहाँ पे सवाल में लिखा हुआ है ना कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके मसा मतलब हमको बताना है। तो देखिए हम लोग इसको पहले क्या करते हैं, घेरते हैं, मतलब राइट साइड में हम सवाल बनाएंगे और लेफ्ट साइड में जो होगा ना हम रफ करेंगे। लेफ्ट साइड में रफ करेंगे और राइट साइड में सवाल बनाएंगे। आप इधर राइट साइड पे ध्यान देंगे अच्छे से। चलिए क्वेश्चन संख्या यानी प्रश्न संख्या हम लोग पहला की तरफ चलते हैं। हल हल लिखना आप लोग नहीं भूलेंगे, हल, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको उत्तर पहले नहीं लिखना है। गणित में उत्तर नीचे आता है, इसीलिए आप ऊपर पहले हल लिखेंगे, उत्तर जब आ जाएगा, उत्तर जो नीचे आंसर यानी उत्तर हम लोग नीचे लिखेंगे। चलिए पहला सवाल हम लोग हल करते हैं। यानी इसमें कह रहा है कि 960 और 432 का जो मासा निकालना है वो भाग एल्गोरिदम से निकालना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम, यानी बर का जो मान होगा ना, 12 वाला दोनों में से, तो वो ए का मान लेंगे, यानी 960 जो है वो ए का मान लेंगे, और बी का मान जो लेंगे हम लोग छोटा वाला, यानी 432 जो है ये लेंगे हम मान, बी का मान लेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे, फार्मूला के लिए लिखेंगे, चूंकि भाग एल्गोरिदम भाग एल्गोरिदम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका फॉर्मूला होता है। अब ए के जगह पे ए का मान हमको पता है 960 होता है, ठीक है, और बी के जगह पे बी का मान पता है 432 है, लेकिन क्यू के जगह पे क्यू का मान पता नहीं है। देखिए ये मौसा वाला सवाल है, आपको अच्छे से पता है, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मौसा। तो ये मौसा ही है, पर इसको भाग एल्गोरिदम पे सेट करना है। तो आप इस मौसा को पहले क्या करेंगे, रफ में हम इसको कर दे रहे हैं, यानी जो हम लोग पीछे क्लास में जो पढ़े हुए हैं भाग विधि से, उसको पहले बना लेंगे उसी विधि पे इसको, ठीक है। 960 को लिखेंगे और 432 यहाँ लिखेंगे। इसमें 2 से करीबन लग जाएगा, ठीक है। 2 से आपका 4 दूनी 8, हाँ 2 से लग जाएगा 864, ठीक है। घट के बचेगा आपका 6, 9 कट जाएगा, फिर घेरेंगे। अब यहाँ 432 को यहाँ उतारेंगे और 9 यानी करीबन 96 है, तकरीबन 100 के आसपास है, यानी 400, यानी 4 से लग जाना चाहिए, 4 से लग जाएगा। 4 छक 24 के यहाँ पे हम लोग 4 लिखेंगे, और 9 चौक 36 और 2 36 और 2 38 होगा। 12 में से 4 जाएगा 8 होगा, और ये फिर 12 में से यहाँ पे यानी कि 8 जाएगा 4 होगा, यहाँ पे कट जाएगा। फिर 48 को हम लोग घेरेंगे, फिर 96 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यानी जब तक शून्य नहीं आएगा जब तक हम लोग इसको बनाते रहेंगे। यही ना नियम है, क्योंकि हम लोग भी पढ़े हुए हैं ये सब चीज़ पहले से, मतलब। लेकिन ये विधि पे आपको 10वां में नहीं बनाना है, ये हम लोग क्या करेंगे, यानी रफ में बना करके वहाँ पे उसको सेट करेंगे। चलिए 48 से इसमें लगेगा करीबन 2 मरतबे लग जाएगा, ठीक है। कट जाएगा, यहाँ पे कट गया, यानी कट कुट आ गया, यानी शेषफल 0 आ गया। यानी मौसा का मान हमको इस विधि से, जो हम लोग बचपन में पढ़े हुए हैं, इस विधि से मौसा का मान कितना आ गया, 48 आ चुका है, इसका आंसर आ चुका है। लेकिन हमको इस विधि से नहीं बनाना था, हम लोग ये क्या किए हैं, रफ किए हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग सेट करेंगे भाग एल्गोरिदम के विधि पे। तो यहाँ पे हम लोग बी के मान तक रुक गए थे, क्यू का मान अब आएगा कहाँ से, तो इसके लिए हम एक छोटा सा बात यहाँ पे बगल में लिख देते हैं। आप जब बुक पढ़े होंगे
तो उसमें आपको बढ़िया से बताया गया होगा कि वहाँ पे आपका भाग एल्गोरिदम का जो अथी है मतलब फार्मूला है, तो ए को क्या कहते हैं, तो भाज्य कहते हैं। तो आपको याद आता होगा ये बात। ए को हम लोग भाज्य, बी को भाजक और क्यू का मान जो कि मतलब क्यू को है, जो क्यू को भागफल कहते हैं और आर को शेषफल कहते हैं। ये बात को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं पहले ऐसे, ठीक है। यानी ए बीच में, बी इस कात में होता है और क्यू इधर और आर का मान नीचे होता है, ठीक है। अब 3 स्टेप में ऐसा जो भाग का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, एक आकृति दिख रहा है जो हम अभी लिखे हैं, ये वाला जो गोल कर रहे हैं, ये पे ध्यान दीजिए। ऐसा आकृति आप इसमें कितना मतलब आपको दिख रहा है, मतलब ए बी क्यू आर का मान में कितना बार आपको दिख रहा है, 3 बार, है ना। एक बार ऊपर, एक स्टेप ऊपर, दूसरी स्टेप नीचे बीच में और तीसरी स्टेप नीचे, तब तीसरा स्टेप में आर का मान 0 आया, यानी 3 स्टेप में ये सवाल बना है। इसी 3 स्टेप को हमको भाग एल्गोरिदम पे यानी सेट कर देना है, बस बन गया। यही है 10th का नियम। चलिए हम लोग Q का मान पहला स्टेप के लिए यहाँ पे क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, प्लस R का मान देखिए, R का मान नीचे नीचे कितना है, 96, 96 यहाँ पे लिखेंगे। देखिए R का मान अगर पहले दफा में ही आपका अगर R का मान 0 आ गया तो समझिए कि 0 आ गया R का मान, तो आपका तमाशा पहले दफा में ही बन गया। लेकिन R का मान यहाँ पे यानी 0 नहीं आया है पहले दफा में, तब तो हम इसको दोबारा फिर तेबारा तक गए हैं ना, तो इसका मतलब है R का मान 0 नहीं आया है, इसीलिए हम आगे स्टेप बढ़ाए हैं। इसीलिए बात को लिख के ऐसे काट देंगे, R बराबर 0 नहीं। ये विधि है, नियम है, आपको इसको फॉलो करना ही होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे इसको लिखेंगे। फिर दूसरा स्टेप क्या है, तो ए के सामने ए का मान बैठाएंगे। दूसरा स्टेप में ए का काम जो कर रहा है, आप इस पे देखिए, इधर जो रफ में बनाए हैं, ठीक है, बनाए हुए हैं हम ऐसे गोल गोल जहाँ पे यहाँ कर रहे हैं मार्कर से, ठीक है, ऐसे ध्यान दीजिए उस पर। 432 ए का मान क्या है, 432। बी का मान आप खुद सोच के बताइए कितना है, कितना है, देखिए 96 है, ठीक है। क्यू का मान बताइए कितना है, 4 है। आर का मान बताइए क्या है, नीचे 48 है नीचे 48, यानी दूसरा स्टेप में इतना चीज है, ए बी क्यू आर का मान ऐसे है। लेकिन इसमें भी आर का मान हमको 0 नहीं आया, तो 0 जब नहीं आया आर का मान, तो फिर आर बराबर लिखेंगे 0 नहीं। फिर दूसरा स्टेप मतलब तीसरा स्टेप जो हम लोग यहाँ नीचे बनाए हैं उसको फिर से लिखेंगे यहाँ पे। यानी ए का काम क्या कर रहा है, 96 बराबर, बी का काम आपका क्या कर रहा है, 48, ठीक है, गुने क्यू का काम क्या कर रहा है, 2 मरतबे लगा है, वही क्यू है, भागफल क्यू होता है, तो क्यू 2 है और शेषफल कट कट कुट है, देखिए कट कट लिखे हुए हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे कट कट नहीं मारेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे शेषफल 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो आर का मान 0 आ गया, यहाँ पे चुकी दे के लिखेंगे, आर का मान 0 आ गया, इसीलिए इसीलिए ठीक है, यानी आर का मान क्या आ गया, 0, इसीलिए मसा बराबर क्या लिखेंगे बताइए। ये जो सबसे नीचे वाला स्टेप में बी का मान जो होता है ना, यानी भाजक का मान, वही कहलाता है मसा, यानी मसा का आंसर आएगा क्या आएगा, आंसर 48। ऐसे हम लोग यानी अपने जो पिछले कक्षा में पढ़े हुए थे, यानी बचपन में जो पढ़े हुए जिस विधि पे, पहले ही हमको पता चल गया था कि 48 है, लेकिन उसको एक भाग एल्गोरिदम पे हम लोग क्या करना था, उसको सेट करना था, सेट कर लिए। चलिए अब हम लोग टाइप नंबर 2 में देखिए, आपको एक बात बता देना चाह रहे हैं, मतलब ये टाइप 1 का सवाल था, ठीक है। टाइप 1 के पहला सवाल हम आपको बताएं। अब इसमें सवाल कितने बच गए, 5 सवाल बच गए, ठीक है। जैसे दूसरा सवाल है, तो दूसरा सवाल में आपका मतलब एक टाइप का मतलब है कि सेम टाइप, जैसे पहला हम बताए हैं सेम, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सब सेम उसी बनेगा, यानी इसी टाइप पे इसी विधि पे सेम हूबहू ऐसे ही बनाना है आपको, ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं। इसी को तो टाइप कहते हैं ना। टाइप का मतलब होता है एक प्रकार का सवाल, समान टाइप, यानी समान यानी एक मतलब मिलता जुलता सवाल को एक जगह इकट्ठा करके टाइप बनाया गया है, मतलब तो पहला सवाल जो होगा, तो पहला सवाल जो हम बता दिए, तो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा आपको दूसरा विधि लगाने की जरूरत नहीं है। आप पहला सवाल को अच्छे से गौर से पढ़ लीजिए, मतलब देख लीजिए और उसको समझिए, उसको 1-2 बार बना लीजिए और दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा सवाल को बनाइए, ठीक है। ये टाइप हो जाएगा आपका कंप्लीट। मान लीजिए कि हम पहला सवाल को यहाँ पे पहला सवाल में पढ़े हैं, ए का मान 960, बी का मान 432 लिए हैं, और चाहे दूसरा सवाल में 867 वाला सवाल सुबह देख रहे हैं, यानी ये पढ़ेंगे। इसमें से भी टकराने का संभावना है, अगर नहीं टकराता है एग्जाम में, लेकिन इसी टाइप पे जरूर अगर रहा सवाल इस वास्तविक संख्या में इस टाइप पे, तो यही ना है कि कोई मान चेंज रहेगा, एक जगह पे हो सकता है कि 960 पढ़े हैं वहाँ 860 दे, तो यही रहेगा। टाइप का मतलब है कि इसी टाइप से एग्जाम में पूछा जाता है। आप इस टाइप को सीख लेते हैं तो एग्जाम में इससे क्वेश्चन बाहर नहीं रहने वाला, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि टाइप क्या है, यानी एक जैसा सवाल को टाइप कहते हैं, जिसमें
मेरे द्वारा एक सवाल बताया गया, अब बचे हुए सवाल को आपको बनाना है। हम सारे सवाल नहीं बताने वाले, क्यों? जब सारे हम बताएंगे, हम नहीं सीख रहे हैं, आपको सिखाना है, आपको सीखना है, ठीक है, इस चीज़ को। तो इसीलिए आप 2 नंबर 3 नंबर से लेकर 4 6 तक जो है सवाल सारे ये आप बनाएंगे। उत्तर के लिए आपको हम समझा ही दिए हैं कि इसका जो उत्तर है हम कहाँ चेक करेंगे, कहाँ देखेंगे। तो आपके ये गाइड से लिया गया सवाल है, आपके बुक से लिया गया सवाल है, वहाँ से मिलान करेंगे। अगर वहाँ से नहीं मिलता है, आपको खोजने में परेशानियाँ हो रहा है, तो आप कमेंट करेंगे, आपको उत्तर वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग दूसरा नंबर टाइप के पहला सवाल को देखेंगे, ठीक है। टाइप नंबर टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसमें पहला सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें हम लोग अभाज्य गुणनखंड, इसका सिर्फ अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, यानी इसमें मसल असर नहीं निकालना है। लेकिन नीचे वाला सवाल को आप देखेंगे तो उसमें कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा यानी मतलब कि 510 और 92 का मस और लस ज्ञात कीजिए। तो इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मस और लस दोनों ज्ञात करना है, लेकिन ऊपर वाला सवाल में सिर्फ अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए, तो टाइप देखिए, अब इसके लिए एक अलग टाइप बनाते नहीं, इस दोनों मिलता जुलता सवाल है, इसीलिए उसी टाइप में रखा गया है। और दोनों इंपॉर्टेंट है। एक साल इसमें से भी क्वेश्चन पूछ दिया गया था ऊपर का, जो है वो बहुत आसान है। खैर ये पूछेगा नहीं, अब उस टाइप से पूछता नहीं है। लेकिन आप 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर जो देख रहे हैं, ये एकदम से मस्ट VVI एग्जाम के लिए रहने वाले हैं, ठीक है। तो हम दोनों में से एक एक सवाल बता देते हैं आपको, यानी एक में से एक बता देंगे तो आप सारा बना लेंगे 5 तक, और दूसरा बता देंगे तो 6 तक पूरा बन जाएगा, ठीक है, पूरा बन जाएगा। तो इसमें हम लोग पहला सवाल को हम लोग पहले देखेंगे, यानी प्रश्न संख्या 1। हल लिखना नहीं भूलेंगे, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हल, नीचे लिखते हैं आंसर, उत्तर, ठीक है। इसमें कह रहा है कि 140 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। 140 का क्या अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पे लिख देंगे हिंदी में का 140 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, 140 का अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पे 140 का जो अभाज्य गुणनखंड हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसके बगले में कर सकते हैं, और नहीं तो रफ में आप करके लिख देंगे, चाहे बगल में भी इसमें करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 140 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, 2 से लगेगा 70 होगा, 2 से लगेगा 35 होगा, और 5 से लगेगा 7 होगा, यानी 2 गुने 5 गुने 7 आएगा। यानी 2 के पावर, इसको समीट के भी लिखना रहता है, यानी कि अगर जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ है तो उसको पावर के रूप में लिख करके, यानी सरलतम रूप लिखना रहता है, तो वो लिख देते हैं हम लोग, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी दो जो था ये 2 बार है, तो इसलिए 2 पावर, 5 तो एक बार है सीधा 5 लिखाएगा, 7 एक बार है सीधा 7 लिखाएगा, ठीक है। यानी ये आंसर आ चुका है, ठीक है। यानी सिर्फ पहला सवाल में कहा कि अभाज्य गुणनखंड को सिर्फ करके छोड़ दीजिए, लेकिन दूसरा जो सवाल है उसमें भी अभाज्य गुणनखंड जैसा बात कर रहा है, लेकिन हाँ उसमें अभाज्य गुणनखंड करके छोड़ना नहीं है, आपको उस पर मस और लस भी निकालना है। तो ठीक है, तो टाइप आपको समझ में आ गया। लेकिन हाँ ये बात है कि पहला सवाल में मस और लस नहीं निकालना था, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड करके छोड़ना था। लेकिन दूसरे सवाल में अभाज्य गुणनखंड करने के बाद मस और लस भी उसके सहायता से निकालना है। तो चलिए हम दूसरा सवाल भी एक आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन संख्या दूसरा का हल हम लोग देखेंगे। अब इसमें 510 दे रहा है, पहला संख्या कितना है 510, तो लिखेंगे 510 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। फिर उसके बाद है 92 का अभाज्य गुणनखंड, दोनों का निकालेंगे। तो हम लोग इस बाईं तरफ ही जो 140 जो किए हुए हैं इसको हटा करके यहीं पे रफ करते हैं। 140 जो किए थे रफ, यहाँ पे रफ करते हैं पहला सवाल की तरफ, ठीक है। यानी 510 का हम जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगेगा, यहाँ पे 2 आएगा, 2 दूनी 4 और 5 2 पंचे 10, फिर 2 से नहीं 3 से अब लगेगा, 3 से 3 अट्ठे 24 और 3 पचे 15, यानी अब 5 से लगेगा 17 पचे 85, यानी यहाँ 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 आया है गुणनखंड में। यानी 510 का जो गुणनखंड आया है वो 2 गुने कितना कितना आया है, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 आया है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे 92 का लिखेंगे, ठीक है। तो 92 का भी निकाल लेते हैं। 92 का 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4 होगा,
और 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4 होगा और 2 छक 12 यानी 46 होगा। फिर 2 से लगेगा 23 होगा और 23 में अब कोई भी संख्या से नहीं लगेगा, यानी 2 गुने 2 गुने 23 यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन नीचे वाला को जो है 2 इसमें 2 बार रिपीट हुआ है तो इसको हम सरलतम रूप के रूप में लिखेंगे, तो यानी 2 का पावर 2 लिखेंगे और 23 लिखेंगे, ठीक है, यानी सरलतम रूप उसका लिख लेंगे हम लोग। अब हमको इसी अभाज्य गुणनखंड करके इसी विधि पर मस तथा क्या निकालना था, लस था। सबसे पहले हम लोग मस का मान लिखेंगे, उसके नीचे लस लिख लेंगे, ठीक है। तब मस का मान देखिए, मस जो है ना, मस निकालने के लिए क्या नियम है वो आप समझिए, मस निकल जाएगा, और लस के लिए जो नियम है वो समझ लीजिए, लस निकल जाएगा। तो मस के लिए नियम है, मस कहता है कि दोनों के गुणनखंड में, देखिए नीचे वाला आप गुणनखंड पे ध्यान देंगे क्योंकि हम उस ऊपर वाला के लिए ही सरलतम रूप नीचे लिख चुके हैं, नीचे वाला पे आप ध्यान देंगे। तो कह रहा है दोनों में, मस कहता है कि दोनों में जो मिले और छोटा पावर वाला हो वो मस में लिखना है। तो देखिए 2 ऊपर भी है, ऊपर वाला गुणनखंड 510 में भी और 92 में भी 2 है, लेकिन ऊपर 1 2 है तो 1 पावर और नीचे पावर 2 का पावर 2 है, तो यानी ऊपर वाला में 2 मतलब छोटा 2 है, तो इसीलिए एक 2 यहाँ पे छोटा वाला यानी छोटा पावर वाला 2 यानी मस ले लेगा, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि जो, हाँ तो वही फिर नियम तो आप समझ गए ना कि दोनों में जो मिले, मौसा क्या कहता है, जो दोनों में मिले और छोटा पावर वाला हो उसको आप मेरे में लिखिए। अल्लाह सा कहता है कि जो दोनों में मिले बड़ा पावर वाला हो मेरे में लिखिए। अगर मतलब कि दोनों में नहीं मिल रहा है जो, वो भी मेरे में लिखिए, सब चलेगा। यानी लौसा कहता है कि जो मिले वो भी ठीक है, बड़ा पावर वाला लिख दीजिए, नहीं मिले वो भी ठीक है, वो भी लिखिए, मेरे में सब चलेगा। लेकिन मौसा में सिर्फ जो मिले तो वही लिखना है, लेकिन छोटा पावर वाला। तो आप ये नियम समझ गए होंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से कभी भी आपको ऐसे लसम असम निकालना होगा तो पहले गुणनखंड करेंगे और वही जो मिलने वाला बात अभी बताएं वो लागू करेंगे, आपका मस तथा लस ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग मस के लिए 2 का पावर 1 क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसमें अभी बताया ना कि जो दोनों में मिले छोटा पावर वाला लिखना है, तो छोटा पावर वाला लिख लिए इसमें। अब उसके बाद 3 ऊपर है तो नीचे 3 कहीं नहीं है, 23 है 23 नहीं है, 5 ऊपर है तो नीचे 5 नहीं है, यानी ऊपर 17 है तो नीचे 17 नहीं है, नीचे 23 है तो ऊपर अब 23 नहीं, यानी अब कुछ नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला है, तो यानी अब हम मौसम में कुछ नहीं लिखाएगा। लेकिन लौसा क्या कहता है कि जो मिले बड़का पावर वाला हम में लिखे, यानी 2 के पावर 2 वाला इसमें लिखाएगा, क्यों, क्योंकि बड़ा पावर वाला 2 है और मिला दोनों में तो नीचे लिखाएगा। उसके बाद 3 नहीं मिला था तो इसमें लिखा जाएगा, 5 नहीं मिला था ये भी इसमें लिखा जाएगा, 17 नहीं मिला था ये भी इसमें लिखाएगा, और 23 नहीं मिला था ये भी इसमें लिखाएगा, ठीक है। और सभी को गुना करके, यानी आपको जो है इसमें 2 के पावर 2 है तो इसके 2 के पावर 2 है तो इसको क्या करना है, 2 बार लिख देना है, 2 गुने 2 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23, ठीक है। और सभी को गुना करा के जो हम लोग लिख देंगे तो यही आ जाएगा क्या, यानी लौसा का मान आ जाएगा। चलिए हम लोग 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा, यहाँ पे 2 में 2 से गुना करेंगे, ठीक है। और फिर उसमें हम लोग गुना करेंगे 3 से तो फिर कितना आएगा, यानी 4 तिहाई 12 आएगा। और फिर उस 12 में हम लोग गुना करेंगे इस वाला 5 से, ठीक है, तो 5 से गुना करेंगे 12 पंचे 60 आएगा। फिर 60 में जब हम लोग गुना करेंगे 17 से तो 17 छक्का 102 होता है, तो यानी करीबन 1020 आएगा। अब 1020 में जब हम लोग गुना करेंगे कितना से, 23 से, तो आपका आ जाएगा 23,460 आएगा। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। यानी मासा और लासा का आंसर हो गया आपका, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड भी पूछा और सिर्फ मासा लासा बताना था, हम लोग कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं, यानी अगले टाइप के अगले सवाल, यानी टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 के पहला सवाल को हम लोग देखेंगे। करा सिद्ध करे कि 5 माइनस 2√3 एक अपरिमेय संख्या, यानी अपरिमेय संख्या है, इसका सिद्ध करना है। देखिए इसमें नहीं जो लग गया है ये गलती से लगा हुआ है, और सॉरी नहीं ठीक है हाँ, परिमेय संख्या नहीं है, तो परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय संख्या ही है ना, यानी हमको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। जैसे दूसरा सवाल को पढ़िए, सिद्ध करे कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर सिद्ध करे कि, फिर जो उतना है यानी अपरिमेय संख्या, यानी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। इसको ऊपर वाला को अपरिमेय ही सिद्ध करना है, क्योंकि लिखा हुआ है ना परिमेय संख्या नहीं है, तो जब परिमेय नहीं है तो अपरिमेय ही होगा ना, तो इसीलिए अपरिमेय सिद्ध करना है। चलिए हम लोग इसको करते हैं। हम लोग यहाँ से इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। प्रश्न संख्या यानी क्वेश्चन नंबर पहला को देखेंगे। आप एक क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं तो पूरा क्वेश्चन बन जाएगा,
क्योंकि टाइप है ना, तो टाइप का मतलब आपको पता ही है। तो एक क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, आप सभी क्वेश्चन घर पे बनाएंगे। तो पहला के लिए हम लोग फिर लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्या, हल, ठीक है। और लिखेंगे यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो माना कि, यदि संभव हो तो माना कि कितना है, 5 माइनस 5 - 2√3, 5 - 2√3, 5 - 2√3 बराबर ए मानेंगे, ठीक है। यदि संभव हो तो माना कि, यानी 5 - 2√3 बराबर ए एक परिमेय संख्या है, ठीक है। यदि संभव हो तो माना कि 5 - 2√3 बराबर ए एक परिमेय संख्या है। ए मनाता है, जब आगे हम लोग अगला टाइप, चौथा टाइप पढ़ेंगे तो उसमें P/Q मनाता है, तो वो अगला टाइप है। इसमें हम लोग ए मानने वाला सवाल है, और इसको इसी के सामने नीचे हल करेंगे, इसी के सामने, जस्ट इसी के सामने, देखिए यहाँ पे, ठीक है। यानी 5 - 2 कितना है, 3 है, बराबर ए। अब यहाँ पे हल करेंगे इसको। अब इसको कैसा हल करेंगे, जैसे मतलब हल जब करना ही है तो कैसा हल, कौन सा हल। तो इसमें अपरिमेय को एक तरफ और परिमेय को एक तरफ करने वाले हल करेंगे। मतलब फिर से समझिए, परिमेय को एक तरफ, अपरिमेय को एक तरफ करने वाले हल करेंगे। तो यहाँ पे 5 जो है परिमेय है, 2 जो है परिमेय है, ए को परिमेय माने हैं, तो परिमेय को परिमेय वाला की तरफ भेज देंगे, अपरिमेय को इधर ही छोड़ देंगे। तो हम लोग सबसे पहले भेजेंगे किसको, सबसे पहले भेजेंगे 5 को। तो ए प्लस में 5 है तो इधर माइनस में 5 आ जाएगा, और प्लस में 5 था तो माइनस में 5 आ जाएगा। और माइनस का जो इधर 2 है तो इसको भी भेजना है ना, क्योंकि 2 भी एक परिमेय है, तो परिमेय को सारा का सारा उधर भेज देना है, अपरिमेय को सीधर इधर छोड़ देना है, सिर्फ इधर। तो ए -5 बट्टा के नीचे माइनस का 2, ये भी भेज दिए इधर। अब यहाँ पे जो माइनस नीचे लगा हुआ है तो इस माइनस को हम लोग ऊपर भेज देंगे, यानी गुना करा देंगे माइनस से ऊपर, तब ऊपर चेंज हो जाएगा, यानी ऐसे लिखा जाएगा ए माइनस 5 बट्टा के नीचे 2, ये जो माइनस है ऊपर लिख दिया हम लोग। जब इसको हम लोग हल करेंगे तब ऐसा आएगा, √3 और माइनस में जो है प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। तो यानी क्योंकि माइनस से अंदर गुना होगा तो 5 माइनस में है तो पहले लिख लेंगे प्लस में हो जाएगा, ए प्लस में है तो ये माइनस में ए हो जाएगा, बट्टा के नीचे क्या लिखेंगे 2। ये हल हो चुका है, लेकिन सवाल नहीं बना है, हल हुआ है, मतलब ये परिमेय को एक तरफ और अपरिमेय को एक तरफ भेजने वाला हल हुआ है। अभी सवाल आगे बनाना है, ठीक है। इसमें भाषा लिखाता है, इसमें ज़्यादा भाषा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए हम लोग नीचे इसको हल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, ठीक है, चूंकि देकर लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग अपरिमेय को जो एक तरफ किए हैं, परिमेय को एक तरफ, इसी के बारे में बस कहना है, कुछ बात कहना है। क्या कहना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखे हुए हैं चूंकि √3, तो √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पहले परिमेय संख्या के बारे में लिखेंगे। 5 - ए बट्टा के नीचे 2, ठीक है। 2 देखिए ऊपर एक संख्या है, एक नीचे है बट्टा के नीचे, तो इसीलिए लिखेंगे 2 अपरिमेय, सॉरी 2 संख्याओं, 2 परिमेय संख्याओं के 2 परिमेय संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब है ऊपर देखिए, आप बट्टा के ऊपर देखिए घटाव हो रहा है, घटाव घट रहा है 5 में से, तो ऊपर घटाव हो रहा है, इसका मतलब जरूर ए का मान 2 3 5 कुछ है, तो घटेगा किस में से, परिमेय संख्या घटाव कर सकता है, अपरिमेय संख्या नहीं, वो तो रूट में होता है ना, तो इसीलिए। तो ये यानी 2 परिमेय संख्याओं का अंतर भी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तथा, तथा नीचे बट्टा के नीचे है ना, तो बट्टा बट्टा है तो मतलब भाग हो रहा है ना, तो भागफल भी लिखेंगे। अंतर तथा भागफल, अंतर तथा भागफल होने के कारण, होने के कारण यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। कौन, 5 - ए बट्टा के नीचे जो 2 है, ये एक परिमेय संख्या हमको पता चला। लेकिन
लेकिन √3 जो है, बताइए, √3 जो है यह एक क्या है? √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये बात को हम लोग लिख लेंगे। अब उसके बाद फिर इसके नीचे जो हल हम लोग नीचे किए हुए हैं, ठीक है, हम लोग इसके नीचे लिखेंगे जो हल हम लोग किए हुए हैं, इसी के नीचे जो हल नहीं किए हुए हैं ऊपर, √3 बराबर 5 माइनस ए या बट्टा के नीचे 2, इसको इसी के नीचे लिख लेंगे और भाषा लिखेंगे, ठीक है। हम लोग ऊपर जो यहाँ पे अभी हल करके लिखे हैं वो नीचे लिख लेंगे और फिर उसके बाद इसके बारे में लिखेंगे। अभी तो पता किए हैं ना कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर बराबर, इसको हम अभी क्या पता किए हैं, परिमेय संख्या है, तो इसीलिए लिखेंगे यहाँ पे इसके सामने परिमेय संख्या जो संभव नहीं है, जो बराबर का संबंध दोनों के बीच संभव, जो संभव नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत है। यानी जो हम थोड़ा देर के लिए मान के चले कि यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं हुआ क्योंकि अपरिमेय बराबर परिमेय सिद्ध हो रहा है ना। मतलब देखिए, अपरिमेय का मतलब है कि जो रूट में रहेगा रूट से बाहर कभी नहीं निकलेगा। अपरिमेय का मतलब है, अपरिमेय का मतलब है वो रूट से बाहर रहेगा कभी भी, p बटे q के रूप में लिखना संभव हो। तो दोनों अलग अलग जाति है, तो दोनों कैसे, जैसे मान लीजिए कोई बहुत अमीर है, कोई गरीब है, अगर कोई वो 80 रुपये किलो वाला चावल खाता है और कोई गरीब बच्चा है, ठीक, मतलब गरीब आदमी है, तो वो उसके लिए तो भाई 20-30 रुपये 40 रुपये वाला किलो भी ना महंगा लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों के बीच तो बराबरी का संबंध, मतलब कि बराबर नहीं किया जा सकता, दोनों को तुलना तो एक दूसरे से नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का गुण अलग अलग है, यानी दोनों को बराबर करना संभव नहीं है। तो इसीलिए हम लोग लिखे हैं अतः हमारी मान्यता गलत हुआ, जो संभव नहीं है, इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए कितना था सवाल, चलिए हम लोग सवाल को देखते हैं। सवाल क्या माने थे, 5 माइनस 2√3 है ना, 5 माइनस 2√3, तो यहाँ पे वही बात लिखेंगे, इसीलिए 5 माइनस 2√3 एक चाहे परिमेय उसमें लिखा था, परिमेय नहीं है। हाँ, तो वही बात हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि परिमेय नहीं है। चलिए, हाँ, तो हम लोग लिखेंगे ऊपर, प्रश्न में कह रहा था परिमेय संख्या नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक परिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय कहा था सवाल में कि एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, तो वहाँ पे यहाँ पे लिखते हैं एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं कहा था, परिमेय नहीं लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड, इसमें आंसर नहीं लिखेंगे। सिद्ध वाले सवाल में आप आंसर नहीं लिखेंगे, प्रूव्ड लिखेंगे, प्रूव्ड प्रूव्ड, ठीक है। और नहीं तो हिंदी में आप लिखेंगे तो लिखेंगे सिद्ध हो गया, और इंग्लिश में लिखेंगे तो प्रूव्ड लिखेंगे। प्रूव्ड का मतलब होता है प्रमाणित हो गया या सिद्ध हो गया। चलिए हम लोग अगले टाइप के अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। टाइप नंबर 4 में भी सिद्ध वाला सवाल है, यानी सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है, लेकिन उससे हट के है, यानी इसीलिए उसको अलग टाइप में रखा गया है, इसको अलग टाइप में रखा गया है, ठीक है। तो आप इसको कॉपी पे अच्छे से उतार लेंगे पूरे भाषा को, क्योंकि यही भाषा पूरे सवाल, यानी टाइप नंबर 3 में पूरे सवाल में यानी यही भाषा लिखाएगा, सेम यही भाषा, सिर्फ बीच में जो हल होगा ये सिर्फ छोटा सा हल होता है, अपरिमेय को एक तरफ अपरिमेय को एक तरफ भेजने वाला, ये खाली थोड़ा अलग होगा, बाद बाकी भाषा आपका सारा सेम रहेगा। हाँ, कुछ कुछ यहाँ पे जो अंतर और भागफल लिखाया है, तो यहाँ पे घटाव और बट्टा हो रहा था इसलिए अंतर भागफल लिखाया है। हो सकता है कहीं पे योग होगा तो योगफल तथा भागफल लिखाएगा, हो सकता है सिर्फ योग होगा तो योगफल लिखाएगा। तो ये भाषा में थोड़ा बहुत कहीं पे चेंज होता है, बाद बाकी सभी सेम भाषा रहता है, ठीक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, यानी टाइप नंबर 4 के प्रश्न संख्या फर्स्ट। इसमें हमको क्या साबित करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे, ठीक है। हल
√5 को, तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही मानेंगे, यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो √5 बराबर, सॉरी √5 इसमें बराबर ए नहीं मानेंगे हम लोग, यहाँ √5 को थोड़ा देर के लिए हम लोग एक परिमेय संख्या मानेंगे, ठीक है, परिमेय संख्या, थोड़ा देर के लिए माने हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चूंकि दे करके, चूंकि जो √5 का जो मान आता है हम इधर रफ करते हैं, ठीक है। जैसे आप √2 का मान जानते हैं, 4 1 4 होता है ना, 4 1 सॉरी 1.414, 1.414, तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग मान लिखेंगे 1.414 जो मान होता है √2 का होता है, √3 का मान जो होता है 1.732 होता है, और √5 का जो मान आता है वो करीबन 2.2 करके कुछ कुछ ऐसे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो देखेंगे कि आपको यहाँ पे इधर से मतलब नहीं है कि इधर क्या होता है, ठीक है, बस एक पॉइंट कुछ होता है ना, ये देखना है, एक पॉइंट बस कुछ, यानी एक पॉइंट कुछ का मतलब है कि एक से ज़्यादा है और दो से कम है, यानी 1 2 के मान के बीच का मान है, यानी 1 और 2 का मान के बीच का मान है। जैसे मान लीजिए कि 1.4 है, तो 1.4 है तो नहीं ठीक से 1 रुपया है, नहीं ठीक से 2 रुपया है, यानी 1 और 2 रुपया के बीच का वैल्यू है, यानी मान है। तो हम लोग यानी √5 के लिए यहाँ पे क्या बात लिखेंगे, अब बताइए, √5 में होता है 2.2 करके कुछ कुछ आता है, ठीक है, तो ये भी 2 और 3 के बीच का मान हुआ, तो 2 3 का बीच का मान हुआ, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर से बड़ा √5 का स्क्वायर, यहाँ क्या लिखेंगे, √5 का स्क्वायर से बड़ा, फिर यहाँ पे लिखेंगे 3, क्योंकि अभी पता किया ना 2 और 3 के बीच में होता है। और जब इसको एक बार हल कर देंगे हम लोग, तो √5 का स्क्वायर जब होगा तो 5 बाहर निकलेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे √5 का स्क्वायर न लिख करके सीधा लिखेंगे 5, क्योंकि स्क्वायर यहाँ भी हुआ है, तो रूट क्या हो गया है, गायब हो गया है, सीधा हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, ठीक है, यानी 2 के स्क्वायर से बड़ा, 5 से बड़ा, यानी कितना, 3 का स्क्वायर। यहाँ पे इसके बारे में ये बात को लिखेंगे, जो बात हम यहाँ पे लिखे हैं गणित में उसको हिंदी में लिख देंगे कि √5 का जो मान आएगा कभी भी वो 2 और 3 के बीच में आएगा, यही बात लिखेंगे। √5 का मान, √5 का मान जो है वो कथी में आएगा, आपका √5 का जो मान आएगा वो 2 और 3 के बीच में आएगा, बीच में होता है, इसलिए √5 एक पूर्णांक संख्या कभी नहीं हो सकता, पूर्णांक संख्या नहीं होगा, ठीक है, ये लिख करके क्वेश्चन बंद कर देंगे। यानी √5 का जो मान आता है वो आता है 2 दशमलव कुछ कुछ, तो पूर्णांक संख्या तो गिनती के संख्या को कहते हैं ना, तो गिनती के संख्या यानी कभी आ सकता है, ये नहीं आ सकता, यानी गिनती की संख्या मतलब कि कहने का मतलब ये पूर्णांक कभी हो सकता नहीं, तो पूर्णांक इसलिए ना हो सकता है क्योंकि पॉइंट में है, तो इसीलिए बात को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि √5 जो है एक पूर्णांक संख्या नहीं होगा। ये जो है यहाँ पे माने हैं चूंकि दे करके जो लिखे हैं उसके लिए लिखाता है हिंदी में। अब लिखेंगे माना कि, ठीक है, इसमें माना कि जो P/Q लिखा था यहाँ लिखाएगा माना कि √5 बराबर P/Q, यहाँ पर जहाँ में लिखेंगे, जहाँ P और जो P और Q माने हैं वो क्या चीज़ है इसके लिए लिखाता है, P और Q एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है जिसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ऐसा संख्या माने हैं जिसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब हम आगे समझाएंगे कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है। फिर उसके बाद इसको हल करेंगे, जो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं ना √5
और बराबर में p/q। तो हम जब रूट हटा देंगे यहाँ पे तो स्क्वायर चढ़ जाएगा, यानी p पर भी स्क्वायर है q, यानी दोनों पे स्क्वायर चढ़ जाएगा। रूट हटता है तो स्क्वायर चढ़ता है, स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, बात पता है आपको। अब यहाँ जो क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर में तो 2 क्यू है ना, क्यू स्क्वायर है तो क्यू गुने क्यू, तो एक क्यू जब बट्टा के नीचे है इस साइड में, तो इधर जब भेजेंगे तो 5 के साथ वो गुना में आ जाएगा, इसीलिए 5q p² एक क्यू यहाँ नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग इसके बारे में ना, जैसे उस सवाल में हम लोग इससे पहले वाला सवाल टाइप का पढ़े हैं परिमेय वाला, उसमें जैसे लिखे थे कि इस तरफ और इस तरफ के बारे में लिखे थे कि ये कौन सी संख्या है, ये कौन सी संख्या है, यानी बराबर के इस साइड वाला कौन सी संख्या है और बराबर के इस साइड वाला कौन सी संख्या के बारे में कुछ बोले थे, उसी से हम बोलेंगे यहाँ पे चुकी लिख करके, ठीक है। चुकी देकर लिखेंगे कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न होने के कारण, ठीक है, p² एक भिन्न संख्या है। एक कौन संख्या है? भिन्न। भिन्न मतलब बट्टा भिन्न, भिन्न संख्या है, ठीक है, भिन्न संख्या है। लेकिन आपका जो 5q है ये क्या है? लेकिन यहाँ पे लेकिन भी लिखना पड़ेगा, मतलब लिखेंगे हम लोग लेकिन 5 क्यूब यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन 5 क्यूब जो है 5 क्यूब एक पूर्णांक संख्या है। देखिए ऐसा क्यों है, ये बात को हम लोग समझेंगे अभी। एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे आप p और q को कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड वाला संख्या नहीं माने हैं, एक ऐसा पूर्णांक माने हैं। तो जैसे मान लीजिए उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है वैसी संख्या जिसमें एक के अतिरिक्त यानी एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड उसमें ना आता हो, खुद आता हो और एक आता हो। जैसे मान लीजिए p का मान आप लिए 3, तो 3 एक ऐसी संख्या है जिसमें 3 से ही भाग लगेगा और 1 से भाग, अब जिसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, तो वही होता है कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड 9 वाला संख्या, ठीक है। तो q का भी वही माने हैं, p और q दोनों उभयनिष्ठ गुणनखंड वाला नहीं है। तो मान लीजिए कि p 3 माने हैं तो q मान लेंगे कितना 7, इसमें भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होता है। अब इसको जब हम लोग p² पे जब मान रखेंगे तो p का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर नीचे, q का मान कितना 7, 3 तिहाई कितना होगा 9, नीचे कितना 7, ये 9/7 कभी कटेगा, कट के कभी अप्राकृत संख्या दे सकता है, ठीक है, या कभी पूर्णांक संख्या आएगा नहीं, ये कभी भी p/q के रूप में ही रहेगा, यानी बट्टा के रूप में, यानी भिन्न के रूप में रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इस वाला को p² को क्या कह सकते हैं? भिन्न संख्या। लेकिन 5q, चलो 5q के चलिए हम लोग हल करते हैं। तो 5q क्या है? तो 5 गुने q का मान कितना लिए थे 7, 7 5 कितना हो जाएगा 35, यानी ये तो एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन है क्योंकि 35 एक पूर्णांक संख्या है, गिनती की संख्या है, तो यानी तो इसके बारे में हम जान गए कि ये भिन्न संख्या है, इसके बारे में भी जान गए कि एक पूर्णांक संख्या है। तो भिन्न संख्या और पूर्णांक संख्या एक दूसरे को बराबर नहीं हो सकता है, इसीलिए अतः हमारी मान्यता गलत है। फिर से क्या साबित हुआ? अपरिमेय संख्या। यही बात को बस नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको नीचे लिखेंगे, जैसे इसी बात को नीचे उतार देंगे जो नीचे हल किए हैं, 5q = p²/q, और इसके बारे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो एक तरफ पूर्णांक संख्या पता किए है ना, ये वाला पूर्णांक है, तो इसीलिए लिखेंगे यहाँ पे पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या जो संभव नहीं है। फिर संभव नहीं है, क्यों? वही अमीरी और गरीबी वाला बात बताए थे ना। जैसे मान लीजिए अगर वो कोई अमीर है तो वो मान के चलिए कि फ्लाइट से घूमता है, ठीक है, अपना प्राइवेट जेट रखा हुआ है, फॉर्च्यूनर रखा हुआ है। लेकिन कोई गरीब है तो इसका कोई तो इतना भी गरीब है कि जिसके पास साइकिल भी नहीं है चलने के लिए, तो मान लीजिए कि दोनों का बराबरी का संबंध संभव नहीं ना है। उसी प्रकार से यानी 5q और जो इधर का p² जो है, तो ये एक पूर्णांक और भिन्न का यानी बात है। तो पूर्णांक संख्या अलग बात हो गया, भिन्न अलग हो गया। यानी पूर्णांक का मतलब हो गया जो कभी बट्टा में नहीं आएगा, उसका पॉइंट में वैल्यू कभी नहीं होगा। भिन्न का मतलब हो गया कि ये बट्टा में ही रहेगा, क्योंकि p/q के रूप में इसका वैल्यू चाहिए ही, तब तो ये भिन्न का लग। तब देखिए दोनों का गुण एकदम से अलग है, दोनों बराबरी का संबंध में कभी नहीं आ सकता। इसीलिए लिखेंगे जो संभव नहीं है, दोनों का बराबर होना संभव नहीं है, जो संभव नहीं है
अतः हमारी मान्यता क्या है फिर? गलत। अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो फिर इसमें भी आपको एकदम मोस्टली भाषा आपको याद रखना है, यानी इसमें आप पूरा भाषा याद रखते हैं, पूरे भाषा को लिख देते हैं, बस हो गया, सवाल बन गया। यानी मेन है इसका मुख्य भाषा है, आपको इसको सवाल में भाषा 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 बस लिखना होता है, ठीक है। तो आप यहाँ ऊपर से फिर से समझेंगे, यदि संभव हो तो √5 को एक परिमेय माने। फिर इसका वैल्यू आता है कितना, तो 2.2 आता है, यानी 2 और 3 के बीच में आता है, इसलिए 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर के बीच में 5 को लिखे, क्योंकि 5 का स्क्वायर हुआ है √5 का, तो 5 आया। फिर इसमें भी बताया, या जो लिखे हैं मतलब जो गणित में इधर काम किए उसी को बगल में हिंदी में लिख दिए कि √5 का मान कभी भी 2 और 3 के बीच में होता है, इसीलिए कभी भी ये पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती। फिर P/Q में √5 को माने हैं P/Q, तो P और Q आखिर माने हैं तो कौन सी संख्या माने हैं, तो पूर्णांक संख्या। लेकिन ऐसी पूर्णांक संख्या जिसमें कोई वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो ये भी बात लिखना जरूरी था, तो वो भी लिख दिया है। फिर इसका छोटा सा हल किए हैं, रूट को उधर भेजे हैं, तो रूट को जैसे उधर भेजे तो स्क्वायर चढ़ गया है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग एक तरफ को भिन्न संख्या है, तो कैसे भिन्न संख्या है वो आपको तो इधर का हल करके बता दिए हैं। तो एक तरफ वाला को हम लोग भिन्न संख्या बोले, दूसरे तरफ वाला को हम लोग पूर्णांक संख्या बोले। फिर यहाँ पे हल को यहाँ पे लिख दिए, पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या, जो संभव नहीं है, तो हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हुआ, यानी प्रूव्ड हुआ, ठीक है। तो इंग्लिश में प्रूव लिखना नहीं भूलेंगे, ठीक है, इस सवाल में, ना तो आपका एक नंबर ऐसे कट जाएगा। चलिए हम लोग टाइप नंबर 4 का पहला सवाल देख लिए हैं, जिसमें √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था। आप 2, 3, 4, 5 ये सारे सवाल बना लेते हैं, तो एग्जाम में इससे प्रश्न आपको छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसका उत्तर जो होता है, इसका सिद्ध उत्तर होता है, सिद्ध करना, यह देखिए जो सिद्ध किए यही भाषा लिखा था सब में, तो इसका उत्तर नहीं होता है कि हाँ इसका कुछ उत्तर आएगा। तो ठीक है, इसमें आप सभी सवाल बना लेंगे, हाँ। लेकिन यहाँ पे जो बात लिखाया है ना, 2 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर से बड़ा 5 और 5 से 12 3 का स्क्वायर, तो ये जो लिखे हैं √5 के लिए, तो हम इसके लिए सभी के लिए हम लिख देते हैं बगल में कि आपको वहाँ सेट करने में आसानी हो, ठीक है। आप जब घर पे बनाएंगे तो आपको ये लिखने में तकलीफ ना हो, तो हम इसको लिख दे रहे हैं हटा करके, ठीक है। चलिए √3 है, तो √3 है, तो इसके लिए हम लोग √3 के लिए क्या लिखेंगे, तो √3 के लिए लिख सकते हैं, √3 का वैल्यू होता है 1 कुछ कुछ, तो हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, यानी 1 कुछ कुछ है, तो 2 और 3 के बीच का मान है ना, तो 2 का स्क्वायर से बड़ा 3 से बड़ा 3 का स्क्वायर। फिर √5 के लिए क्या लिखाएगा, तो √5 के लिए तो अभी तो यहाँ लिखवे किए हुए हैं, 2 का स्क्वायर से बड़ा √5, मतलब 5 का √5 का स्क्वायर यानी 5, और इधर 3 का स्क्वायर। फिर √7 के लिए क्या लिखाएगा, तो 7 में आएगा वही 2 दशमलव कुछ कुछ, इसमें आएगा 2 दशमलव कुछ कुछ, ठीक है। तो 2 दशमलव कुछ कुछ आएगा आपको, 1 दशमलव, रुक जाइए, √3 के लिए जो है ना गलती हम लिखे हैं, यहाँ पे सुधार करते हैं। √2 और √3 का मान 1 दशमलव कुछ कुछ आता है ना, तो √2 और √3 के लिए 1 का स्क्वायर से बड़ा 2 लिखाएगा, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर। उसी प्रकार से इसका भी 1 दशमलव, √3 का मान 1 दशमलव कुछ कुछ है, तो 1 और 2 का बीच का हुआ ना, तो 1 और 2 का स्क्वायर लिखाएगा, यानी जिसके मान के बीच का मान आएगा ना, जिसके बीच का मान आएगा उसी के स्क्वायर लिखाता है। अब √7 का मान 2 दशमलव कुछ कुछ होता है, तो इसी में 2 का स्क्वायर से बड़ा √7 का स्क्वायर से यहाँ और 3 का स्क्वायर लिखाएगा। फिर √11 के लिए हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पर 3 तिहाई 9 लगेगा, यानी 3 दशमलव कुछ होता है, तो 3 का स्क्वायर से बड़ा 11 से बड़ा यानी 4 का स्क्वायर। उसी प्रकार से √13 का लिख लेंगे आप। तो खैर यहाँ पे √11 तक सवाल है। √13 के लिए होगा तो क्या होगा, 3 तिहाई में 9 लगेगा, उसमें भी, तो उसमें भी 3 का स्क्वायर से बड़ा 13 से बड़ा 4 का स्क्वायर लिखाएगा। चलिए हम लोग अगले टाइप के अगले सवाल की तरफ चलते हैं। टाइप नंबर 5 है। टाइप नंबर 5 में सवाल नंबर पहला है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होगी, ठीक है। तो इसमें देखिए इस टाइप में एक ही सवाल है, तो एक सवाल इसको नहीं समझिए, एक से लेके देखिए कितना 11 सवाल है ना, ये 11 सवाल हुआ ना इस टाइप में, आपको सब बनाना है, हम एक ही बताएंगे ना आपको। तो यहाँ पे जैसे हम लोग पहला सवाल का पहला सवाल देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हल लिखेंगे। पहला पहला यानी रोमन नंबर का पहला बताने वाले हैं आपको। 13 बट्टा के नीचे कितना 31 25, ठीक है।
अब इसको अशांत शांत बताना है, तो हम लोग 9th में जो पढ़े थे तो शांत अशांत के लिए तो भाग विधि पढ़े थे। ऊपर का वाला में आप निचका वाला से भाग दीजिए, अगर मतलब पॉइंट में भी अगर कट गया, पॉइंट में भाग लगा और कट गया तो शांत है, अगर पॉइंट में भी भाग नहीं कटा, कभी नहीं कटने वाला हो, जिंदगी में कभी कटने वाला भाग नहीं हो, तो ऐसा भाग को हम लोग क्या कहते हैं, अशांत। लेकिन यहाँ 10वां में आपको P/Q के रूप में लाना है, फिर उसके जा करके P/Q के रूप पर है तो शांत अशांत बताना है, ठीक है। तो P/Q के लिए हम लोग फार्मूला लिखेंगे। पहले तो Q को रूप तोड़ना होता है, तो Q का रूप तोड़ेंगे तो Q नीचे होता है, Q ऊपर होता है P, नीचे होता है Q, तो Q का रूप हम लोग बगल में तोड़ लेते हैं। 31 और 25 का यानी गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 से लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, इसमें 3 से देखते हैं। और 3 से आपका 5 2 7 1 8 8 3 11, इसमें 3 से भी आपका नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसमें 3 से नहीं लगेगा ना, तो आप क्या कीजिए 5 से लगेगा, 5 से लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, तो इसमें मैंने 2 3 से नहीं लगेगा था, आगे 5 से चेक करेंगे। तो 5 से इसमें लगेगा कितना, 5 से 6 पंचे 30, ठीक है। और यानी 6 पंचे 30, इस 30 में लग जाएगा यानी 31 में, तो 1 बचेगा, तो 5 दूनी 10 और 5 25, और अब फिर 5 से इसमें लगेगा, ठीक है। तो 1 मरतबे लगेगा, फिर 5 दूनी 10 और 125, यानी फिर 5 से लगेगा कितना 25, फिर 5 से कितना लगेगा 5 मरतबे, यानी यहाँ पर 13 बट्टा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5 का पावर कितना आया, 5 का पावर आया, 5 वो 5 है, तो 5 के पावर 5। जब 2 इसमें नहीं आया तो 2 अपना से रख करके हम लोग इसके माथा पे 0 लिखेंगे और इसके रूप दिखाएंगे। ऐसा क्यों लिखे हम अभी आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए, तो हम लोग इसको क्यों लिखे हैं 2 का पावर 0, इसके लिए समझेंगे, क्योंकि फार्मूला होता है P/Q बराबर P/Q का रूप 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, ये फार्मूला होता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे आप कि दो पी के पी रहेगा, लेकिन क्यू क्यू नहीं रहेगा, उसका टूटा हुआ रूप रहना चाहिए 2 और 5 के रूप में, तो 2 5 के रूप में रहना ही चाहिए। अगर 2 5 के रूप में नहीं है तो शांत नहीं होगा। हाँ, अगर आपको गुणनखंड में 2 नहीं आकर 5 आया तो 2 के तो हम अपना से रख सकते हैं ना, 0 पावर रख के, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर 0 रखेंगे तो उसका मान 1 आने वाला है, तो इसको हम रख सकते हैं। लेकिन उसके गुणनखंड में अगर 5 और 2 के अलावा 3 7 दूसरा कोई यानी आ गया तो समझिए वो अशांत है। तो इसमें इसके गुणनखंड में 5 आया है, 2 नहीं आया, तो चलिए अपना से रख दिए। चाहे 2 5 आ जाता है, 2 से भी इसमें लगता और 5 से भी लगता, समझिए ऐसी ही संख्या रहता, तो पर भी ये उस कंडीशन में क्या कहलाता, ये शांत कहलाता। लेकिन अगर इसमें 2 से भी लगता, 5 से भी लगता और किसी संख्या में तीनों से लग जाए, यानी 3 एक्स्ट्रा, यानी 2 3 के अलावा कोई दूसरा संख्या गुणनखंड में आ गया, इसका मतलब है कि वो अशांत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे P/Q बराबर P/2 के पावर m गुने 5 के पावर n रूप का है, यानी इस रूप का ही सवाल है कि नहीं है, तोड़ने पर है, तो लिखेंगे इतना रूप का, यानी है, इसीलिए यहाँ पे इसीलिए के साइन दे करके लिखेंगे, इसीलिए यह मतलब सवाल जो दिया हुआ है, सवाल यह शांत आवर्ती है, यह शांत आवर्ती है, ठीक है, आंसर हो गया। तो ये चीज़ है, ये 2 नंबरी सवाल है, सोचिए कितना आसान है। बस नीचे वाला Q को तोड़ देना है, तोड़ने के बाद दिखा अगर इस रूप का फार्मूला जो P/Q बराबर P/ जो 2 के पावर m गुने 5 के पावर n है, इस रूप के दिख गया था, शांत है, इस रूप का नहीं दिखा, अशांत है। तो आप इसमें देखिए कितना सारा सवाल है, देख लीजिए। 1 नंबर सवाल हम बताए हैं, और उसके बाद जो आपको बनाना है करीबन 10 गो सवाल बनाना है, क्योंकि इसमें 11 सवाल है, ठीक है। तो आप ये 10 11 सवाल बना लेते हैं ना, उसके बाद एग्जाम में इससे क्वेश्चन यानी बाहर नहीं रहने वाला, ठीक है। चलिए हम लोग टाइप नंबर अगला देखेंगे, टाइप नंबर 6 का सवाल नंबर पहला देखेंगे, ठीक है। टाइप नंबर 6 का सवाल नंबर पहला, इसमें कह रहा है कि 0.0875 को यानी P/Q के रूप में लिखे, जहां P और Q में कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए देखते हैं, कह रहा है कि पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हल लिखेंगे 0.0875, इसको P/Q के रूप में लिखना है और P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, ऐसा भी करना है। तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो का मतलब है कि अगर गुणनखंड है तो उसको काट काट के छोड़ कर देना है, ठीक है, ये करना है। तो इसको हम पॉइंट को हटा देंगे तो नीचे क्या आएगा बताइए, 1 पर कितना 0, 4 गो 0 आएगा। क्या है
कि जब पॉइंट के बाएं साइड में कुछ भी अंक रहता है उसके बदले चाहे कोई भी संख्या हो अंक हो तो उसके लिए 1 दिया जाता है, दाएं साइड में लेकिन जितना अंक रहता है उतना 0 बैठता है। अब हम लोग इसको हल करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या है कि आएगा अपना 875 ऊपर 2 नीचे पीछे वाला 0 का वैल्यू नहीं है और नीचे आएगा कितना 1000, 10,000 है ना 10,000। अब इसको कटने वाला है तो काटेंगे, नहीं कटने वाला है तो यानी कि छोड़ देंगे, लेकिन कटने वाला है 5 से ऊपर कटेगा, नीचे भी 5 से कटने वाला है, ठीक है। हाँ तो इसको कटने वाला है तो हम लोग इसको कथी करेंगे, काटेंगे, 5 से कटेगा। देखिए यहाँ पे बड़ा करते हैं तो इसमें 5 से कटेगा, ये 5 से 1 मरतबे कटेगा आपका कितना 5 एकम 5 और बचेगा 3, 7 पचे 35 यानी 5 सत्ते 35 और 50 25। 5 से कटेगा 2 2 0 0 0, 5 से कटेगा 4 0 0 0, 20 चौक बस 2 को 0 होगा यहाँ पे, ठीक है 400 मरतबे। और ऊपर कटेगा ये 5 से यानी 5 तिहाई 15 और 50 25, ठीक है। 5 से कटेगा 7, नीचे कटेगा 5 8 40 यानी ठीक है 80। अब यहाँ पे हम इसमें लिखेंगे बराबर के इधर 7/80, 7/80। अब देखिए 7 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है नहीं, 80 में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन आपको जो कराए कि मतलब कि एस कॉमन नहीं ना होगा, यानी 7 में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगी यानी गुणनखंड होगा वो 7 इस 80 में तो मिलेगा नहीं, तो इसीलिए हम लोग कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड वाले रूप में लिया है, इसीलिए p/q के रूप में ये चीज़ हो गया ना, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आंसर, उत्तर, ठीक है। बस इसको क्या करना था, p/q के रूप में छोड़ देना था। हाँ यहाँ पे ऐसे दे करके आप लिख सकते हैं इसको, यानी p/q लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे लिख दीजिए, इसीलिए देखा p/q बराबर 7 कितना आया 80। चलिए आसान सवाल था, हम लोग अगला टाइप में चलते हैं। इस टाइप के जितने भी सवाल है आप बना लेंगे। टाइप नंबर 7 में हम लोग चलेंगे। टाइप नंबर 7 में कह रहा है कि 0.8 के मात्रा पे रैकरिंग है, यानी रैकरिंग है, इसको ना भिन्न के सरलतम रूप में बदलना है, यानी कि भिन्न के सरलतम रूप का मतलब होता है कि बट्टा के सरल रूप में, यानी बट्टा में यानी करना है इसको, ठीक है, सरल रूप में लाना है। तो देखिए यहाँ पे इस रैकरिंग वाला सवाल के लिए हम लोग एक फार्मूला 9th से ही में पढ़े हुए थे कि सब कुछ हटा के 9th में ये चीज़ पढ़े हुए थे, तो वैसे भी इसको बना सकते हैं, पर उसका बनाएंगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा, पर आंसर आ जाएगा एकदम फिक्स आंसर आ जाएगा उस पर भी, लेकिन आपको वो ऑब्जेक्टिव में करना है, यानी कम समय में आपको जब बनाने के लिए, तो ऑब्जेक्टिव में वो नियम है ना, अब सब्जेक्टिव में आप जब इसको बनाएंगे ना तो नंबर कट जाएगा उस विधि पे, इसीलिए इसको हम लोग यानी कि लंबे प्रोसेस पे जो बनता है उस पर बताएंगे, ठीक है। तो हम लोग प्रश्न संख्या 1 को देखेंगे। प्रश्न संख्या फर्स्ट, 0.8 के मतलब पे क्या है रैकरिंग है, तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या काम करेंगे, मान लेंगे, यहाँ लिखेंगे माना कि 0.8। देखिए 8 के मत्था पे रैकरिंग है, का मतलब अनगिनत 8 है, 8 8 8 8 8 8 आते रहेगा, ये कभी खत्म होने का चीज़ है नहीं, क्योंकि मत्था पे रैकरिंग का मतलब है कि वो भाग कभी खत्म हो जाएगा। समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे रुक जाइए, इसको x बराबर समीकरण 1 मानेंगे, इसको क्या लिखेंगे x बराबर माना कि x बराबर ना 0.888 डॉट समीकरण कितना 1। कोई कहेगा 4 को 8 कहाँ से आया था, या देखिए रैकरिंग है तो इसके वजह से 4 को कहती है, हम 10 को 100 को अनगिनत तक लिख सकते हैं, पर हमको 4 को 3 को लिखने से ही सवाल बन जाएगा, ठीक है। 4 को 3 को 2 को भी लिखते हैं तो सवाल आपका बन जाएगा। अब यहाँ पे 4 कम से कम लिख लेंगे, लेकिन आसान ही रहेगा। अब लिखेंगे दोनों तरफ लिखेंगे हम लोग दोनों तरफ। देखिए 0. अगर रैकरिंग नहीं रहता, पहले ये चीज चेक कर लेंगे, 0.8 सीधा रहता, रैकरिंग नहीं रहता, तो ये सिंपल सवाल जो अभी टाइप नंबर हम लोग अगला वाला टाइप में पढ़े हैं, पिछले वाला यानी पीछे वाला टाइप में पढ़े हैं टाइप 6 में, अगर 0.8 रहता सीधा, तो इसको जब पॉइंट उड़ाते तो नीचे कितना आता 10, तो इसका मतलब है कि यहाँ 10 से हमको दोनों तरफ गुना कराना है। अगर 0.8 9 पे मत्था पे रैकरिंग रहता तो इसको जब उड़ाते तो नीचे कितना आता 2 को 0, मान लेते कि रैकरिंग नहीं रहता, तब कितना आता 2 को 0 यानी 100, तो 100 से गुना कराना होता, यानी आप सवाल नंबर कितना 2 और 3 को देखिए, तो पहला और दूसरा तो सेम हुआ ना, क्योंकि एक अंक वाला है, लेकिन 2 नंबर सवाल में पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो 2 अंक है तो उसमें 100 से दोनों तरफ गुना होगा।
और 3 नंबर सवाल में 1 से लेकर 9 तक अंक है तो उसमें 9 से गुना होगा, बस यही फ़र्क है। तो इसको समझना ज़रूरी था, इसको हटा देते हैं। तो हम अभी गुना कितना से कराएंगे? 10 से। 10 से आखिर क्यों कराएंगे आपको हम समझा दिए हैं, क्योंकि 0.8 अगर सिर्फ माना जाए और थोड़ा देर के लिए उसको पॉइंटवा को हटाया जाए तो नीचे कितना आ रहा है? 10, इसीलिए। तो दोनों तरफ कितना से? 10 से गुना करने पर, तो बताइए 10 में जब 1 से गुना होगा तो 10x बराबर 10 से जब इस 0.888 में गुना होगा तो 0.888 में जब 10 से गुना होगा तो 0 0 0 0 4 को 0 आ जाएगा और 5 को 0 होगा, 5 को अंक है। 1 से जब गुना होगा इसमें तो कितना होगा? 8 8 8 8 0, ठीक है। तो यहाँ जोड़ेंगे 0 8 8 8 8 0। दशमलव कहाँ बैठाना है? तो 4 अंक छोड़ के 1 2 3 4, 4 अंक छोड़ के कथी बैठाना है? दशमलव। देखिए ना ऊपर 4 अंक के बाद दशमलव है ना, तो यहाँ पे दशमलव होगा, यानी 8.880 आएगा। इस जीरो को हमको लिखना नहीं है क्योंकि जीरो का वैल्यू नहीं है, यहाँ पे जीरो नहीं लिखना है। इस जीरो के बदले आपको 8 लिखना है। देखिए यहाँ 8 दशमलव गुना करने में कितना आया? 8 आया ना, 8.88, जीरो नहीं लिख के 8 को बढ़ा देना है, क्योंकि ऊपर जो हम 4 को 8 माने हैं तो नीचे भी हमको 8 4 को चाहिए। डॉट डॉट यहाँ भी डॉट डॉट होगा ना, क्योंकि ये तो अनंत वाला संख्या है। तो समीकरण यहाँ 2 लिखेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को, समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। चलिए समीकरण 2, तो 2 पहले लिख लेंगे 10x, क्योंकि 2 में से घटाना है। 10x 8.888 में से घटाना क्या है? आपको घटाना क्या है? तो नीचे लिखेंगे हम लोग अब ऊपर वाला समीकरण 1, यानी x बराबर 0.8888, ठीक है। 8 में से 8 जाएगा 0, 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 दशमलव दशमलव, 8 में से 0 जाएगा 8 बराबर इधर, क्योंकि घटाए हैं ना तो घटेगा ना, तो यहाँ 10 में से x जाएगा, यानी 1 जाएगा कितना? 9x, ठीक है। हम लोग यहाँ के x, यहाँ से x के मान निकालेंगे तो इधर दशमलव के बाद 4 को 0 0 है, कोई वैल्यू नहीं है, उसके बदले 8 लिखेंगे। इधर गुना में 9 है तो इधर कथी में आएगा? भाग में। ये आ गया आपका आंसर, p/q के रूप में मान आ गया। यानी यही है, यानी भिन्न संख्या का सरलतम रूप। 8 कितना आया है? 8/9, 8/9। चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आप इसी विधि पे सेम सभी सवाल को आप बना लीजिएगा। हाँ, आपको हम ये बात समझा दिए, यहाँ हम 10 से गुना कराए हैं ना, क्यों? क्योंकि यहाँ 0.8 यानी 1 अंक था। जब 2 अंक रहेगा तो 100 से गुना कराएंगे, 3 अंक रहेगा तो 1000 से गुना कराएंगे। क्यों? क्योंकि जब ये पॉइंट उड़ाने के बाद नीचे कितना जीरो आता है उसी के हिसाब से गुना होता है। तो आप गुना कराने वक्त बड़ी ध्यान से गुना कराएंगे ना तो आंसर नहीं आएगा। सब में आप 10 से गुना कराएंगे, आंसर नहीं आएगा। हाँ, 0 जो यहाँ पे 6 है तो उसमें आप 10 से गुना कराते हैं तो उसमें चलेगा, क्योंकि वहाँ पर भी 1 अंक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग टाइप नंबर 8 के प्रश्न संख्या 1 को देखेंगे, ठीक है। टाइप 1 के, ठीक, यानी क्वेश्चन नंबर 1 हल लिखेंगे। पहला प्रश्न में कह रहा है कि HCF 306,657 बराबर, इसका मान कितना दे रहे हैं? 9। तो LCM कितना? LCM कथी का मान निकालना है? मतलब LCM का मान हमको निकालना है कितना कितना, तो वही संख्या A, B, यानी 306,657 वाट, यानी हमको मान निकालना है। HCF का मान दिया हुआ है, LCM का मान हमको निकालना है। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, ठीक है, उसी फार्मूला पे बनेगा। हम लोग फार्मूला जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसा गुने मौसा, चाहे लौसा गुने मौसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। याद है आपको फार्मूला? उसी फार्मूला पे बनेगा। तो इसमें हमको निकालना है लौसा, तो लौसा के लिए फार्मूला जानते हैं, वहीं से फार्मूला आता है दो संख्याओं गुणनफल बराबर पे। तो LCM बराबर फार्मूला होता है, चूंकि देके लिखेंगे क्योंकि फार्मूला लिख रहे हैं, A, B बराबर A गुने B। A गुने B मतलब दो संख्याओं का गुणनफल, जो दो संख्या यहाँ पे दिया हुआ है A और B, ठीक है। और नीचे मौसत यानी HCF A, B, ठीक है। तो यहाँ A, B का मतलब क्या है? ये जो मान दिया हुआ है 306 और 657, वही A और B है। इसी पर हम लोग मान बैठा देंगे। तो LCM 306,657 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे।
657 बराबर ए गुने बी, तो ए का मान क्या 306, बी का मान क्या 657 बट्टा के नीचे HCF ए कॉमा बी का मान बताइए क्या है 9। ठीक है, तो नीचे 9 लिख देंगे मान। अब इसी को हल कीजिए, आपका लसा का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो 9 से कटने वाला है, देख लेते हैं कटेगा। हाँ, 9 से ये 73 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, 73 मरतबे, यानी 9 से 73 आप भाग लगा के देख सकते हैं। और 306 गुने 73, ये गणित का आपका सवाल है, भारतीय वन गणित का सवाल है। अब ये 300 यानी 306 गुने 73 जो आया, इसको गुना कराएंगे, तो गुना कराएंगे तो इसका आएगा 22, 33, 8। हमको आंसर याद है, आप गुना करा के इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया एलसीएम का कितना 22, 33, 8, बस बन गया सवाल। यानी ये सवाल में मसा का मान दे ले था, लसा का मान पूछ रहा था, हम लोग फार्मूला बैठा है, फार्मूला पे निकाले, सवाल बन चुका है। ठीक है, तो ये टाइप आपका टाइप ये भी क्लियर हो गया, यानी टाइप नंबर 8। आप इसमें एक सवाल हम आपको बता दिए हैं, इसमें 2, 3, 4 जो है आप खुद बनाएंगे। ठीक है, इसमें यही फार्मूला लगेगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मसा का ही फार्मूला लगेगा। इसी से 3 फार्मूला बनता है, एक लसा बराबर, एक मसा बराबर, एक लसा गुने मसा बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल। या 2 फार्मूला और इसी पर बन सकता है, एक संख्या बराबर दो संख्या, मतलब एक संख्या बराबर लसा गुने मसा बटे दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा यानी बट्टा के नीचे क्या होगा, यानी पहली संख्या। तो उस पर भी सवाल है वो, आपको हम सवाल इसमें ऐड कर दिए हैं। 3 नंबर जो सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, और इसमें क्या मतलब मसा, मतलब कि HCF का मान दिया हुआ है, लॉसा पूछ रहा है, तो इसमें लॉसा पूछ रहा है तो फिर HCF है, तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी ए गुने बी का मान दे रहा है। और इसमें पहली संख्या दूसरी संख्या ज्ञात करने का, हाँ इस पे सवाल लेकिन रहता है। ठीक है, आप उस पर भी सवाल बना सकते हैं, यानी पहली संख्या दिया, दूसरी संख्या का मान पूछ रहा है, इसके लिए मौसा और लसा का मान पहले से दिया हुआ है, तो उस प्रकार भी सवाल आप वहाँ से बना सकते हैं, इसी फार्मूला पे और इसी टाइप पे। ठीक है, तो हम लोग टाइप नंबर अब अगला तरफ चलेंगे, यानी 9 नंबर टाइप। 9 नंबर टाइप में देखिए, आपको एक बात हमको बताना था, जैसे 1 से लेकर 8 तक जो टाइप अभी पढ़े हैं ना, ये 8 टाइप जो पढ़े हैं अभी हम लोग, टाइप नंबर 8, यहाँ तक वास्तविक संख्या के लिए इम्पॉर्टेंट था, मतलब इसी टाइप से क्वेश्चंस रहने वाला है एग्जाम में। ठीक है, लेकिन जो 9 नंबर टाइप पढ़ेंगे, ये 9 नंबर टाइप बचा हुआ टाइप है, यानी बचा खुचा जो टाइप होता है उसको हम इसमें रखे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपको हम पहला सवाल बताएंगे तो दूसरा सवाल आपसे नहीं बनेगा, हो सकता है, अगर आप गणित नहीं पढ़े होंगे। क्यों? क्योंकि ये टाइप नहीं है, ऐसी टाइप बचा ऊंचा टाइप रखे हुए हैं, क्योंकि पहला सवाल अलग है, दूसरा सवाल दूसरे टाइप का है, तीसरा सवाल तीसरे टाइप का है, जो गणित पढ़ा है वो। लेकिन एग्जाम में इसे सवाल नहीं रहता है, अभी तक तो सवाल हम नहीं देखते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसको हमें वो बता देते हैं, आप खुद से बने तो बनाना है, अगर नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं। 9th नंबर टाइप आपसे नहीं बने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 से लेके 8 टाइप तक आपको सारे सवाल को अच्छे से जरूर बनाना है, क्योंकि उतना तक एकदम से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम लोग इसमें ना, यानी टाइप नंबर 9 में पहला सवाल को देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला सवाल कर रहा है कि 7 के मत्था पे पावर कितना है, 3 है, और 2 के मत्था पे पावर 4 है, गुने 5 के मत्था पे पावर 3 है। अब कह रहा है कि ये परिमेय संख्या क्या है, एगो आपको व्यंजक दे रहे हैं, ये 7 के पावर 3 गुने बट्टा के नीचे 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 3 एक संख्या है, और इस संख्या का दशमलव विस्तार दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत हो जाएगा। यानी अच्छा, ये एक शांत संख्या है, ये बात एकदम फिक्स है, क्योंकि ऊपर पी बटे क्यू है, क्यू का रूप एकदम टूटा हुआ देखिए 2 5 के रूप में दिया हुआ, ये एक शांत संख्या है। ठीक है, लेकिन ये शांत कब आएगा, दशमलव के बाद कह रहा है, तो दशमलव में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, परिमेय संख्या ला करके उसको दशमलव में बनाना है। तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे कि ऊपर जो 7 के पावर 3 है, ठीक है, तो इसको 3 बार गुना करा लेंगे। छोड़िए 7 के पावर 3 हम लोग यहाँ नन लिख करके 7 के पावर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसको हटाते हैं, यानी 7 के पावर हम लोग 3 जो है वो 7 गुने 7 लिखेंगे, 7 गुने 7 गुने 7 3 बार लिखेंगे। बट्टा के नीचे है 2 के पावर 4 और 5 के पावर है 3, लेकिन यहाँ 5 के पावर जो 3 है ना, यहीं पे गड़बड़ है, यानी 5 के पावर 3 न करके हमको 4 होना चाहिए। ठीक है, तो 4 करने के लिए एगो 5 से गुना करा देंगे, तो 5 के पावर हो जाएगा ना 3, क्योंकि बेस समान होता है तो पावर जुटता है उस नियम पे, यानी 3 और इसका पावर 1 मिल के 4 पावर हो जाएगा, यानी 5 के पावर भी 4 आ जाएगा, 2 के पावर भी 4 है वैसे। अब जो काम हम कभी भी गणित में अगर अपना से कुछ मान रखने के लिए करते हैं, तो आपको अच्छे से पता होगा कि फिर तो वो हटाने के लिए भी नियम देना ही होता है साथ में। ठीक है, जैसे अगर नीचे हम 5 से गुना कराएं तो ऊपर भी 5 से गुना कराएंगे, तब ना 5 से 5 कट जाएगा तो फिर खत्म हो जाएगा, क्योंकि अपना से गणित में कुछ आप एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
तो इसीलिए 5 से नीचे अपना मर्जी से गुना कराए हैं, तो वैसे ही ऊपर भी 5 से गुना करा देना होगा ना, तभी तो 5 से 5 कट के हट जाएगा, ठीक है, नहीं तो गलत बन जाएगा फिर। आप ऊपर 7 गुने 7 गुने 7 है, तो इसका 7 गुने 7 आप कर लेंगे तो कितना आएगा, करीबन आएगा आपका 7 सते 49, यानी 7 सते पहला 49 आएगा, उसमें फिर 7 से गुना कराएंगे तो 63 4 7 3, ठीक है, 7 चौका 28 और 34, ठीक है, 343 में गुना फिर 5 से गुना कराना है, तो फिर गुना 5 3 15, 5 चौका 20 और 20 1 21, 7 में 2 17, 5 3 15 और 2 17, ठीक है, 17 और कितना आएगा 15, 17 और 15 बट्टा के नीचे 2 का पावर भी 4 और 5 के पावर भी 4 आया। अब हम लोग इसको आगे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ ऊपर जो 17 15 आ गया, इसको अब छेड़छाड़ नहीं करना है आपको। जो बट्टा के नीचे जो आया है 2 के पावर 4 और 5 के पावर जो 4 है, इसको शॉर्ट कर लेना है। शॉर्ट करना का मतलब है कि इस फार्मूला पे देखिए, चूंकि एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, ए के पावर एन रहे अब बी के पावर भी एन रहे, तो ए इंटू बी का होल पावर एन लिख सकते हैं। ये 9th में फार्मूला पढ़ना है, तो इसीलिए जब दोनों के पावर 4 4 है तो हम इसका होल पावर 4 लिख सकते हैं। अब लिख सकते हैं 17 15 बट्टा के नीचे 5 दूनी 10 और 10 के मत्था पे पावर 4 और 10 के 4 बार गुना होगा तो कितना होगा, 1 पर 4 को जीरो, यानी 10,000 होगा। कितना होगा 10,000, यानी 17 15 बट्टा के नीचे 1 पर कितना जीरो, 4 को जीरो, क्योंकि 4 पावर है तो गुना होने पर तो 1 2 3 4 4 को जीरो दे दिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको पॉइंट में लाना है ना, तो पॉइंट भाग देने की आपको जरूरत नहीं है। भाग देने की जरूरत आपको इसलिए नहीं है क्योंकि जब नीचे 0 0 रहता है तो बस उतना जय को जीरो है उतना अंक गिन के अब बस पॉइंट बैठा दीजिए। तो ऊपर नीचे 4 को जीरो है तो ऊपर 4 को अंक गिनिए, यानी 5 एगो 1 है 7 है फिर 1 है, तो इसी जगह ठोपा बैठेगा। उसके बाद ना कुछ है तो जीरो अपना से लगा देंगे, यानी 0.1715 आएगा, ठीक है। तो दशमलव के बाद यहाँ पे सवाल अब आते हैं। सवाल में कह रहा था कि परिमेय संख्या का एक व्यंजक जो दे रहे हैं उसमें पहला सवाल देखिए, इसमें संख्या का दशमलव विस्तार दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत होगा। ये तो कितने स्थान के बाद मतलब दशमलव के बाद, तो दशमलव के बाद कई गो स्थान आया, 1 2 3 4, तो यहाँ चूंकि इसीलिए देखिए लिख देंगे कि 4 दशमलव के बाद, यहाँ लिखेंगे दशमलव के बाद दशमलव के 4 अंक के बाद यह शांत होगा या होंगे, मतलब लिख देंगे, आंसर हो गया। कै अंक के बाद, 4 अंक के बाद, यही पूछा गया आपसे, ठीक है। देखिए तो इस टाइप के सवाल आपको जो है ना दूसरा नहीं है ना तीसरा है, कि हम बताएं ना कि ये बच्चा खुचा टाइप को रखे हुए हैं, बच्चा हुआ सवाल, मतलब बचा हुआ सवाल, ये जरूरी नहीं है एग्जाम के लिए। तो आपको ये सवाल आपको देख लेना है पहला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम से, ये ऑब्जेक्टिव में एक बार पूछा हुआ, सॉरी सब्जेक्टिव में पूछा हुआ था, ठीक है। अच्छा है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि बताइए कि इतना है जो ये वाला रूप है तो आपका ये शांत है कि अशांत है, तो ये शांत है, आप दिख रहा है क्योंकि 2 5 का रूप दिख रहा है। यानी ये 9th नंबर सवाल आप नहीं बनाते, मतलब 9th नंबर टाइप का सवाल अगर सारा नहीं बनाते, आपसे नहीं भी बनता है तो फिर भी चलेगा, लेकिन आपको बनता है तो बना लीजिए, और नहीं तो 8 तक तो एकदम कंपल्सरी, मतलब बनाना ही है, समझ रहे हैं ना। यानी यहाँ पे जो है 8 नंबर टाइप तक जो है, तो पूरे टाइप का जो सवाल है आपका 8 तक, ये सवाल आपको पूरा बनाना ही है, पूरे सवाल इसमें जितना हम आपको छोड़े हैं। देखिए 7 नंबर सवाल में भी करीबन 4 गो सवाल था, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक की वजह से गलत है। यहाँ पे ये 3 नंबर सवाल है, तो यहाँ ये 4th नंबर सवाल, 4 गो सवाल इसमें है। सब में करीबन 4 गो 5 गो 3 गो 4 गो 5 गो सवाल है करीबन, है ना। तो ये चीज़ है, तो आप सभी सवाल को अच्छे से बनाइए, ठीक है। सारे टाइप को बना लेने के बाद आपको एग्जाम में एक भी सवाल नहीं छूटने वाला वास्तविक संख्या से। और इसी प्रकार से टाइप बाय मतलब आगे हम बहुपद चैप्टर और सारे चैप्टर को पढ़ाने वाले हैं, इसीलिए मेरे चैनल से जुड़ जाइए या हमसे जुड़ जाइए। थैंक यू स्टूडेंट, अपना तैयारी को और बेहतरीन बनाइए और बेहतरीन से मेहनत कीजिए, मतलब अच्छे ढंग से समय दीजिए गणित में, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में, तब जाकर आपको समझ में आएगा। मान लीजिए कि आप यहाँ पे हम सभी सवाल को एक एक सवाल को बता दिए सारे टाइप से, और आप घर पे बनाए ही नहीं, तो फिर कहाँ फ़ायदा होगा। आपको सारे सवाल को बनाना ही होगा, जैसे हम एक बता दिए तो उस टाइप के सारे सवाल को बनाना होगा, तब जाके एग्जाम में आपको लगेगा कि हाँ ये सवाल पढ़े हुए हैं, तब लगेगा कि टकराया है। नहीं तो आपको टकराया हुआ भी रहेगा ना, सामने सवाल रहेगा ना, तो फिर भी पता नहीं चलेगा कि ये सवाल हम पढ़े हुए थे, ठीक है। तो यही बात है, तो इस बात पे गौर कीजिए। थैंक यू।